कई दिनों बाद आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये कहानी का नाम है गीली मिट्टी का पुतला। कहानी वैसे तो वास्तविक जीवन पर आधारित है, पर है पूरी तरह से काल्पनिक। रेखा जी बुखार से तप रही थीं और उनके पति वहीं पास बैठे उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रहे थे। रेखा जी रह रहकर अपनी पोती शिखा का नाम पुकार रही थीं। शिखा, मेरी बच्ची, उसे मत ले जाओ प्लीज़। प्लीज़, मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं तुम्हारे पैर पड़ने को तैयार हूँ। ये घर छोड़कर मत जाओ। मैं शिखा का मुंह देखे बिना कैसे जीऊँगी। एक सप्ताह से रेखा जी बस वही बातें बड़बड़ाती रहती हैं। एक सप्ताह पूर्व उनकी बहू और बेटा दूसरे घर में शिफ्ट हो चुके हैं। रविंद्र जी अपनी पत्नी की ऐसी हालत पर बहुत दुखी हैं। एक मन तो कहता है कि बेटे को खबर कर दें कि माँ की तबीयत खराब है, कुछ देर के लिए आ जाओ और पोती का मुंह दिखा दो, पर फिर खुद को रोक लेते हैं। आखिर स्वाभिमान भी तो कोई चीज़ होती है। किस बुरी तरह अनुराग ने उन्हें धुतकार कर कहा था, वो सब कैसे भूल सकते हैं। आपने हमारे लिए किया ही क्या है? मेरे पढ़ने के लिए आपने क्या किया है? पढ़ने में होशियार होने के कारण मुझे स्कॉलरशिप तो मिल ही जाती थी, तभी आज मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ। वरना आप तो बस अपने दगाबाज भाई और बहनों के लिए परेशान रहते थे। अरे, जिस चाचा को बिजनेस कराने के लिए आपने अपने हिस्से की ज़मीन बेच दी, उन्होंने क्या दिया आपको? जिस बहन की शादी के लिए माँ ने अपने गहने तक दे दिए, वो कभी पूछती भी नहीं आपको। आपको अपने बच्चों के भविष्य से ज़्यादा उनके भविष्य की चिंता थी। तो अब उन्हें ही अपनी सेवा के लिए बुला लीजिए। मैं तो अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूँ, आप अपना देख लीजिए। अनुराग ने ऐसा कहा और घर छोड़कर चला गया। रविंद्र जी सोच रहे थे कि क्या भाई बहनों के लिए सोचना गलत बात है। आखिर अनुराग को किस बात की कमी रखी मैंने? मेरे छोटे भाई बहनों की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, उनका भविष्य बनाना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। और फिर अनुराग शुरू से ही पढ़ने में अच्छा था, इसलिए मैंने भी तो उसको अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दिया था। मानता हूँ कि उसे स्कॉलरशिप मिलती थी, पर वो स्कॉलरशिप ऊँट के मुंह में जीरे बराबर होती थी। स्कूल के और भी तो खर्चे थे, वो सब कौन उठाता था? क्या मैंने भाइयों के सामने अनुराग की कम वैल्यू रखी है? और भाई बहन सब आज अपने परिवार में सुखी हैं। मेरा त्याग तो सफल रहा। क्या कहना चाहता है अनुराग? क्या मेरे भाई बहनों को मेरी कद्र नहीं है? उससे और उसकी बीवी से तो ज़्यादा ही कद्र है उन्हें मेरी। पता नहीं ये सब बकवास उसके दिमाग में कौन भरता है। जरूर बहू ने ही भरी होगी। उसकी अपनी तो न्यूक्लियर फैमिली थी, माता पिता दोनों जॉब करते थे। उसको परिवार की अहमियत का क्या पता। अरे, उसे तो अपनी बच्ची की भी परवाह नहीं है। छोटी सी बच्ची को रोता छोड़कर जॉब पर चली जाती थी, रात 9-9 10-10 बजे लौटती थी। तब मैं और रेखा ही तो उसे संभाला करते थे। माँ से ज़्यादा वो दादी के करीब थी। यही बात उसे अखरने लगी। बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं। पता नहीं मेरी गुड़िया वहाँ का ख्याल कौन रखता होगा उसका। स्कूल से आने के बाद कपड़े बदलवा कर नाश्ता कौन कराता होगा, कौन उसके नखरे उठाता होगा। फिर हम भी क्या सोचें, जिसकी बच्ची है उसे उसकी परवाह होगी ही। रविंद्र जी ने सोचा, रेखा दवा पी लो। ए जी, जरा अनुराग से कहो कि गुड़िया को दिखा दे। रेखा जी ने फिर कहा, अरे तुम्हारे हाथ से छीन कर बच्ची ले गए हैं, तुम समझती क्यों नहीं? भूल जाओ उन्हें। पक्षी भी अपने बच्चों को उड़ना सिखा देते हैं, फिर उनके बच्चे अपना नया घोंसला बनाने के लिए निकल जाते हैं। हमारे बच्चे भी अपना घोंसला बनाने निकल गए हैं। जाने दो उन्हें, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जाओ,
तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। मैं पक्षी नहीं, इंसान हूँ। पक्षियों से कहीं ज़्यादा भावनाएं मेरे अंदर हैं। बात करते करते रेखा जी हाँफने लगीं। काश तुम और मैं पक्षी होते, खुले आसमान में उड़ते आज़ादी से, और इस तरह की फालतू भावनाएं हमारे बीच में बार बार आकर हमको डिस्टर्ब नहीं करती। तुम बात बनाते हो, करो ना एक बार फ़ोन अनुराग को। अच्छा बाबा ठीक है, पहले दवा खाओ, फिर मैं उसे फ़ोन करता हूँ। दवा खाने के बाद रेखा जी ने फिर रिक्वेस्ट की, सुनो अब करो ना फ़ोन मेरे सामने अभी। ठीक है, लो ये मिलाया मैंने फ़ोन, सुनो। रिंग जाती रही पर किसी ने नहीं उठाया। दोबारा डायल किया, तिबारा डायल किया पर कोई रिस्पांस नहीं। शायद बिज़ी होगा, तुम थोड़ी देर के बाद मिला लेना, रेखा जी ने कहा। रविंद्र जी वहीं उनके बगल में लेट गए और उस पल को याद करने लगे जब उनकी बहू ब्याह कर घर आई थी। बहू बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी थी। ऐसी बहू पाकर वो लोग फूले नहीं समा रहे थे। सभी रिश्तेदार उनकी किस्मत की सराहना करते थे, पर बहू, उसने एक हफ्ते के अंदर ही अपना रंग दिखा दिया। जब से आई थी तब से दिन रात अनुराग के कान में नेगेटिव बातों का आर्सेनिक घुला करती। तुम्हारी चचेरी बहन ने नेक में 500 रुपये दिए हैं। तुम्हारी बुआ ने जो साड़ी दी है वो तो हमारी नौकरानी बिना पहने। अरे मैं खुद 70,000 रुपये महीना कमाती हूँ, इतनी सस्ती साड़ी मैं क्यों पहनूंगी। देखो मेरे सभी रिश्तेदारों ने ब्रांडेड गिफ्ट किया है। सुबह 9 बजे से पहले तो महारानी सोकर ही नहीं उठती थी और उठते ही ऑफिस की तैयारियों में लग जाती थी। न चाय बनाना, न नाश्ता बनाना, न खाना बनाना, न घर के किसी काम से उन्हें कोई मतलब था। अकेली रेखा जी सब करती रहती चुपचाप। शाम को बहू घर आती तो जैसे रेखा जी अपने बेटे को गर्मा गर्म चाय परोसती थी वैसे ही उसे भी परोस देती। पर बहू को तो हर चीज़ में नुस्ख खोजने की आदत थी। तुम्हारी माँ ने मुझे चाय दी है, तुम्हें तो कितने प्यार से कहती है, लो बेटा चाय रखी है पी लो, और मेरे सामने ऐसे कप पटक के चली जाती हैं जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ। अरे मैं भी ऑफिस में काम करके थक जाती हूँ और मैं भी 70,000 रुपये महीना कमा रही हूँ। डार्लिंग परेशान मत हो। अच्छा चलो हम नौकरानी रख लेते हैं। नौकरानी लगी तो है, बर्तन झाड़ू पोछा सब तो कर जाती है, सिर्फ 2 समय का खाना पकाना है। इतना तो तुम्हारी माँ कर ही सकती है ना, और उनको करना भी चाहिए। हाथ पाँव ना चलाओ तो इसमें भी जंग लग जाती है। घरेलू काम करना किसी एक्सरसाइज की ही तरह तो है। और तो और पिताजी को ही चाहिए कि बाज़ार जाकर सस्ती सब्जियां खरीद लाएं, इसी बहाने उनका टहलना भी हो जाएगा। बहू ने उन दोनों मियाँ बीवी के लिए जिम्मेदारियां बांट दी थी। 1 साल के बाद शिखा का जन्म हुआ। 1 महीने की बच्ची को घर पर छोड़कर बहू ने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। बच्ची की सारी जिम्मेदारी भी रेखा जी ने उठा ली। यहाँ तक कि रात में बच्ची रेखा जी के ही पास सोती थी ताकि बहू की नींद न खराब हो जाए। पर बहू की आंख में तो सुअर का बाल था। वो इस बात पर भी नाराज़ ही रहती थी। जब शिखा 4 बरस की हुई और स्कूल जाने लगी तब बहू ने एक दिन उसे पुकारा, शिखा मेरी बच्ची यहाँ आओ मम्मा के पास। नहीं मुझे दादी चाहिए, इतना कहकर शिखा दादी से लिपट गई। इस बात से तो बहू के तन बदन में आग लग गई। परिणाम स्वरूप वो लोग बच्चे को लेकर अलग हो गए। 4 साल बीत गए। न अनुराग ने कभी फ़ोन किया, न खोज खबर ली। रेखा जी और रविंद्र जी को भी उनके बिना रहने की अब आदत सी हो गई थी। फिर एक दिन एक रिश्तेदार की शादी में अचानक उन्हें बेटा और बहू नजर आए। दोनों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, पर रेखा जी खुद को रोक नहीं सकी।
पोती से मिलने के लिए वो उसके पास पहुंच गई और बोली, शिखा मेरी प्यारी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। बेटा मेरे पास तो आ, तुझे प्यार कर लूं। रेखा जी ने हाथ बढ़ाकर कहा। मम्मा ये कौन है? बेटा ये तुम्हारी दादी हैं, पर इनसे दूर से ही बात करना वरना तुम्हें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। बहू एक बार तो बच्ची को गले लगा लूं। नहीं आप गंदी है, आपसे मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। शिखा अपनी माँ से लिपट गई। बहू ने रेखा जी की तरफ व्यंग्यात्मक मुस्कान फेंकी। उसने उनसे उनका बेटा ही नहीं उनकी पोती भी छीन ली थी जिसे उन्होंने बचपन से पाला था। रेखा जी दुखी मन से वापस पति के पास आकर बैठ गई। मिलाई पोती से? कब से कह रहा हूँ समझने की कोशिश करो। बच्चे तो गीली मिट्टी के बने होते हैं, उन्हें बचपन से जो बताया और समझाया जाता है वो वही समझते हैं। अच्छा और वयस्क लोगों का क्या? हमने तो अपने बेटे को ये नहीं सिखाया था जो वो अब सीख चुका है। वो एक बार भी हमसे मिलने नहीं आया। क्या वो भी गीली मिट्टी का बना है? रेखा जी ने पूछा। हाँ रेखा, कुछ लोग हमेशा गीली मिट्टी से बने रह जाते हैं। उन्हें जो चाहे अपने मनचाहे आकार में मोड़ सकता है। अब तो ये सच्चाई स्वीकार करने में ही हमारा भला है। पर तुम्हें तो लगता है विधाता ने पत्थर से बनाया है। क्या तुम्हें अपने बेटे की याद नहीं आती? अब रेखा जी ने उनसे पूछा। रविंद्र जी क्या जवाब देते? चुपचाप शून्य में त्यागते रहे। नहीं मुझे तो याद नहीं आती, तुम भी भूल जाओ। उसी समय रविंद्र जी का भतीजा आकाश आता हुआ दिखाई दिया। प्रणाम ताऊ जी, कैसे हैं आप? अपने बेटे ने तो नज़र चुरा ली थी, पर भतीजा उन्हें देखते ही पास आ गया। खुश रहो बेटा, क्या कर रहे हो आजकल? पिताजी का ही बिजनेस संभाल रहा हूँ। ताऊ जी मम्मी पापा तो रहे ही नहीं, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना आप हम दोनों के साथ ही रहने लगे। आकाश की पत्नी ने भी आकर दोनों के पैर छुए और वहीं पास में बैठ गई। बेटा हमें तो अकेले रहना ही पसंद है, ज़्यादा भीड़ भाड़ और शोर शराबा पसंद नहीं है। ख़ास तौर से छोटे बच्चों के शोर शराबे से तो बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है। इसीलिए तो मेरा बेटा और मैं हम सब अलग रहते हैं। अब तुम परेशान होगे, मैं भी परेशान होऊंगा तो क्या फ़ायदा। तुमने हमारी चिंता की, इसके लिए ही हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। रविंद्र जी ने बेटे की बात छुपाने की कोशिश की। वो नहीं चाहता थे कि भतीजे को लगे कि बेटे ने जानबूझकर उन्हें अकेला छोड़ दिया है। अच्छा ठीक है ताऊ जी, पर आपको कभी भी किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन मिलाने में सकुचाइएगा मत। पापा ने बताया था कि आपने और ताई जी ने कैसे पापा और बुआ का माता पिता की तरह ख्याल रखा था। अब मैं वो एहसान तो नहीं चुका सकता, पर जो कर सकता हूँ वो आपके लिए ज़रूर करूँगा, आकाश ने कहा। उसकी पत्नी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। पगले, माता पिता एहसान नहीं करते, सिर्फ फ़र्ज़ निभाते हैं। दोबारा ऐसी बात मुंह से मत निकालना, आकाश जी ने उसकी कान खींच कर कहा। ओह सॉरी ताऊ जी, अब नहीं कहूँगा। अपने पिता को आकाश के साथ हंसकर बात करते देखा तो अनुराग उनके पास आ गया। कुछ देर पहले ही बहू ने उसके कान में कुछ बोला था। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? मेरी छोड़ो, तुम मेरे डैड को इतना मक्खन क्यों लगा रहे हो? कहीं अब तुम हमारा घर भी तो नहीं गिरवी रखवा देना चाहते? तुम्हारे पिता को बिजनेस कराने में डैड ने गांव का खेत बेच दिया। अब क्या तुम्हारे बिजनेस के लिए हमें हमारा घर भी करना पड़ेगा? अनुराग ये क्या बक रहे हो? वो हमारा हाल चाल ले रहा था, रेखा जी ने गुस्से से चीख कर कहा। मम्मी तुम चुप रहो। आप दोनों एक बात सुन लीजिए कि उस घर पर मेरी बेटी के अलावा और किसी का हक नहीं हो सकता। वो घर तो मेरी बेटी की संपत्ति है और वो मैं आप लोगों को किसी को नहीं बेचने दूंगा। बेटा
पता नहीं तुम्हें किसने कहा कि हम वो घर बेच रहे हैं, रविंद्र जी ने कहा। पर अनुराग था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे समझाएं। इधर आकाश भी हक्का बक्का था कि ये क्या हो गया, मैं तो हाल चाल लेने आया था और भैया तो नाराज़ हो गए। आकाश और उसकी पत्नी भी हक्के बक्के देख रहे थे। भैया, मैं तो बस हाल चाल लेने आया था। अच्छा ताऊ जी, हम चलते हैं, नमस्ते। पिताजी, मैं चाहता हूँ कि आप वो घर मेरी बेटी के नाम अभी कर दीजिए, ताकि कोई आपसे बरगला कर वो अपने नाम न करवा ले। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, वरना तुम दोनों एक दिन हम लोगों को उस घर से भी निकाल दोगे। जैसे तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, वैसे ही मुझे भी तुम पर भरोसा नहीं है। और अपनी बेटी को तो तुम जो चाहोगे वो सिखाओगे, तुम्हारी पत्नी जो चाहेगी वो सिखाएगी, वो वैसा ही करेगी। इसीलिए जीते जी तो मैं ये घर तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ, तुम चाहो तो मैं वसीयत ज़रूर लिख सकता हूँ कि मेरे बाद मेरी पत्नी को और उसके बाद मेरी पोती या पोते को उस मकान पर हक मिले। वसीयत भी तो आप जब चाहें बदल सकते हैं, कोई आपको फुसलवा के बदलवा लेगा वसीयत। बेटा, मैं तेरी तरह गीली मिट्टी का पुतला नहीं हूँ जिसे जो चाहे वो बरगला ले। मैं चट्टान से बना हुआ एक संपूर्ण पुरुष हूँ, जिस पर उकेरी गई कलाकृतियाँ हजारों वर्ष बीतने के बाद भी वैसी ही बनी रहती हैं, रविंद्र जी ने दृढ़ता से कहा और अपनी पत्नी को साथ लेकर बिना कुछ खाए पिए चले गए।